नमस्कार दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी 10वीं नीट का जो अपना लेक्चर चल रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो उसी को अपन वापस कंटिन्यू करेंगे आगे। उसमें अपन देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो कौन कौन सी नीतियाँ बनाता है। कल अपन ने कुछ नीतियाँ देखी थी, लेकिन कुछ और ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम उसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं जो कि अभी देखने को बाकी हैं, तो वो उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अपन ये आपको जो कल 2 क्वेश्चन दिए थे, थट्टेकाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, केरल है। थट्टेकाद पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, केरल में है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था कि कश्मीरी महामृग कहाँ मिलता है, कश्मीरी महामृग कहाँ मिलता है, तो ये दाचिगम अभ्यारण्य जो है उसमें पाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन के ये आंसर है। ये जो अपने क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन आपके है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। भारत का जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए में है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी क्या है, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 2 आपके है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी है 11 जुलाई। तो इसका आंसर जब आप दोगे तो साथ में आपको ये जो डेट दे रखे हैं, जैसे 28 फरवरी है, 22 मार्च है, 5 जून है और 11 जुलाई है, इनको भी कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं इनका आंसर भी आपको साथ में देना है। इसका आंसर भी आपको देना है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनका आंसर भी आपको देना है, क्योंकि ये भी ऐसी दिनांक है जिस पर कोई न कोई दिवस मनाया जाता है पर्यावरण से संबंधित, तो उसका आंसर भी आपको देना है। अब अपन शुरू करते हैं अपना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो नीतियां हैं उनको शुरू करते हैं। नीतियां था जो लॉ उसके द्वारा बनाए जाते हैं और बनाए गए हैं वो अपन देखेंगे। आज अपन शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में अनुसूचित जाति एवं परंपरागत वन निवासी वन अधिकार अनुसूचित जाति एवं परंपरागत वन निवासी वन अधिकार को मान्यता अधिनियम 2006। जैसे कि ये जो एक्ट है इससे ही पता चलता है कि अनुसूचित जाति ऐसी जातियां जो शेड्यूल ट्राइब में आती हैं, या फिर परंपरागत वन निवासी ऐसे आदिवासी लोग जो वन में ही परंपरागत रूप से रह रहे हैं, तो उनके वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए ये अधिनियम 2006 में लाया गया। और ये अधिनियम जो है वो 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया। 1 जनवरी 2008 को 1 जनवरी 2008 को ये अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी, इसका उद्देश्य ये था कि जो वन निवासी हैं, वन निवासियों के वन अधिकारों का संरक्षण करना, वन निवासियों के वन अधिकार व जीविका का संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। अब ये जो अधिनियम था इसमें फिर आपके इसमें कुछ चेंज किया गया, और चेंज कब किया गया, 2012 में इसमें परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया,
परिवर्तन इसमें ये किया गया कि ये जो जीविका शब्द था इसको मॉडिफाई किया गया, इसमें आजीविका शब्द को लाया गया। इसमें किसको लाया गया? आजीविका शब्द को इसमें लाया गया। ये जो अनुसूचित जाति एवं परंपरागत वन निवासी वन अधिकार को मान्यता अधिनियम 2006 जो है, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान कौन से हैं? पहला प्रावधान तो ये है कि जिस स्थान पर ये वन निवासी रहते हैं उसके पास में अगर कोई ऐसी भूमि है जिससे उनको फायदा हो सके तो 4 हेक्टेयर तक की भूमि उनको दे दी जाती है। वन निवासियों के नजदीक की 4 हेक्टेयर भूमि उनको अनुदान में देना। अनुदान में देना कितने हेक्टेयर? 4 हेक्टेयर तक की भूमि। दूसरा, इसमें जो वन के जो गौण उत्पाद हैं उन गौण उत्पादों का संग्रहण करना तथा उनको परिवहन को मान्यता देना। गौण उत्पादों के संग्रहण व परिवहन का अधिकार। किनको देना? इन वन निवासियों को इनके संग्रहण का और परिवहन का अधिकार। गौण वन उपज क्या होती हैं? जैसे आपके तेंदुपत्ता है जिससे बीड़ी बनाई जाती है, या फिर अन्य कई प्रकार के ऐसे उपज हैं जिनको गौण उपज बोला जाता है, तो उन पर इनको अधिकार दिया जाए और वो इसको परिवहन भी कर सकें, नजदीक के जो क्षेत्र है वहां पर इनकी बिक्री कर सकें, ऐसा अधिकार इसमें दिया गया है। फिर इसमें संशोधन किया गया, आपके 2012 में इसमें संशोधन किया गया। तो ये जो एक्ट है ये 2006 में का एक्ट है, लागू हुआ 2008 में। और इसमें शुरू में जो एक्ट बना था उसमें जीविका शब्द काम में लिया गया था। जीविका का संरक्षण और खाद्य सुरक्षा, 4 हेक्टेयर तक की नजदीक की भूमि है वो उनको अनुदान के रूप में दे देना, और गौण उत्पादों का संग्रहण तथा परिवहन इसमें शामिल है। अब इसमें संशोधन किया गया 2012 में। संशोधन किया गया है 2012 में। 2012 में इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? संशोधन इसमें बच्चों ये किया गया कि इसमें पहला तो ये हुआ कि जो जीविका शब्द है उसको हटाकर आजीविका शब्द, जिसमें स्वयं व्यक्ति तथा उसके परिवार की जो आजीविका है उसको इसमें शामिल किया गया। जीविका शब्द को हटाकर आजीविका शब्द का समावेश, और इसमें स्वयं व परिवार के सभी सदस्यों की आजीविका को इसमें शामिल किया गया। इसमें शामिल किया गया। दूसरा इसमें परिवर्तन यह किया गया, जो वन अधिकार समिति है, वन अधिकार समिति, वन अधिकार समिति में 2/3 सदस्य अनुसूचित जाति के होने आवश्यक किए गए। वन अधिकार समिति में अनुसूचित जाति के 2/3 सदस्य का प्रावधान किया गया। तो ये इसमें परिवर्तन किया गया। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ये इसका पूरा नाम है।
तो ये अधिनियम 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया और इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। 2/3 सदस्य जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से होने आवश्यक किए गए। तो ये है इसमें। अब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 जारी किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय वन अधिनियम संशोधन 2017, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 है। संशोधन अधिनियम, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017। ये जो एक्ट है, इस एक्ट में क्या संशोधन किया गया? भारतीय वन अधिनियम जो था उसमें 2017 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? तो इसमें संशोधन यह है किया गया कि बांस की जो खेती है, वो बांस की जो खेती है अगर गैर वन क्षेत्र में की जाती है तो उसको वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया। गैर वन क्षेत्र में बांस की, या फिर ऐसे लिखें, गैर वन क्षेत्र में बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया। गैर वन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो वन क्षेत्र से बाहर होते हो, वहां पर अगर बांस की खेती की जाती है या फिर कोई बांस का वृक्ष हो तो उसको वृक्ष की श्रेणी में न लाकर किसकी श्रेणी में लाते हैं? घास की श्रेणी में उसको शामिल किया गया। तो घास की श्रेणी में शामिल करने से क्या होगा? अगर वृक्ष की श्रेणी में करेंगे तो उसको किसान जो है वो उसको काट कर बेच नहीं सकते, लेकिन जब इसको घास की श्रेणी में शामिल कर दिया तो इसको आराम से वो काट कर और इससे आमदनी पैदा कर सकते हैं। तो इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी इस अधिनियम के संशोधन होने से। वन अधिकार अधिनियम की धारा 2, वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा में बांस शब्द जो था उसमें संशोधन किया गया। बांस शब्द में संशोधन किया गया। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि किसान बांस की खेती कर सकेंगे और भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, उस लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक। किसानों की आय दोगुनी करने में ये सहायक होगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है पोस्टल रेगुलेशन एक्ट 2012। पोस्टल रेगुलेशन एक्ट 2012 कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 1991। कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 1991
1991। ये जो एक्ट है ये भारत सरकार के द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अधिसूचित किया गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत इसको अधिनियमित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अधिसूचित किया गया। किसको अधिसूचित किया गया? कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है, कोस्टल रेगुलेशन एक्ट CRA, कोस्टल रेगुलेशन एक्ट जो था उसको अधिसूचित किया गया। कोस्टल रेगुलेशन एक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो तटीय क्षेत्र है उसकी जैव विविधता को बनाए रखना। इसका उद्देश्य है तटीय क्षेत्र की जैव विविधता बनाए रखना, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण तटीय क्षेत्र जो है उस पर भी दबाव पड़ता है और उसके कारण तटीय क्षेत्र के आसपास की जो जैव विविधता है वो इससे प्रभावित होती है। तटीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो इसमें समुद्र, एस्चुरी, बैकवाटर, इसके अलावा आपके नदी क्षेत्र, नदी तट, ये इसमें सारे शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपके बंगाल की खाड़ी है तो खाड़ी क्षेत्र, खाड़ी भी इसमें शामिल होती है। तो कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 1991 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अधिसूचित किया गया और इसमें इसका उद्देश्य यह था कि ताकि जैव विविधता जो है उसको बनाए रखा जा सके। अब जो कोस्टल रेगुलेशन एक्ट है, इस कोस्टल रेगुलेशन एक्ट के तहत 4 कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाए गए हैं। 4 कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाए गए हैं। इसको आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। 2018 में इसमें संशोधन भी किया गया था। कोस्टल रेगुलेशन जोन की 4 श्रेणियां हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन की श्रेणियां, इसकी 4 श्रेणियां हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड, कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड और कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ। ये 4 इसकी श्रेणियां हैं। तो ये श्रेणियां किस प्रकार से बनाई गई हैं? ये श्रेणियां जो हैं ये आपके हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के आधार पर तैयार की गई है। हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन, हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन, इनको अपन लिखेंगे HTL से और LTL से। हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन, पहले तो ये समझना आवश्यक है कि हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन क्या होती है। जैसे ये समुद्र का तट है, इस तट पर जब ज्वार भाटा आता है, टाइड जब आता है, तो समुद्र की जो लहरें हैं वो लहरें इस क्षेत्र से आगे की तरफ आ जाते हैं, यानी भूमि पर ये आ जाती हैं। तो जब हाई टाइड आता है तो ये लहरें तट से काफी दूर तक आएंगी। मान लेते हैं कि ये हाई टाइड पर ये जो लहरें हैं ये यहां तक आती हैं, तो इस भाग को हाई
टाइड लाइन अपन बोलेंगे। और अगर ज्वर जो है या टाइड जो है वो अगर उसका क्षेत्र सीमित है, उसके कारण लहरें ज्यादा उत्पन्न नहीं हो रही हैं, तो ये लहरें यहाँ पर लो टाइड लाइन तक पहुंचती है, लो टाइड लाइन तक पहुंचती है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। और वापिस जब लहरें चली जाती हैं तो ये अपने को वापिस ये भूमि वाला भाग है अपने को दिखाई देने लग जाता है। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट जो होता है वो हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का क्षेत्र होता है। यानी ये जो क्षेत्र है ये हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट कहते हैं। फिर बात आती है कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड, ऐसा क्षेत्र जहां पर मानव ने स्थायी विकास कर लिया है, जहां पर मानव की बस्तियां बस गई हों, तो इस वाले क्षेत्र पर लगभग जो स्थायी निवास है वो पाया जाता है। हो सकता है ये आगे पीछे हो सकता हो, लेकिन जहां पर स्थायी निवास या ऐसे क्षेत्र जो विकसित हो चुके हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी नगर पालिका के अंडर में जो क्षेत्र आते हों, तो अगर वो पूरी तरह विकसित हो गए हैं तो कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड के तहत शामिल किए जाते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड, ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड है ये इस हाई टाइड लाइन से 500 मीटर की दूरी के बीच में आता है। यानी ये आता है आपके हाई टाइड लाइन से स्थल की ओर 500 मीटर और अपन उधर चले जाएं तो कौन सा क्षेत्र आएगा? कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड आता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड। फिर है कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ। कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ जो है वो आपके ये जो लो टाइड लाइन है, इस लो टाइड लाइन से समुद्र की तरफ अपन चलेंगे और यहां से इस लाइन से 12 नॉटिकल की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ कहा जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड, कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड और कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ। ये इस प्रकार से 4 इसकी श्रेणियां होती हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन हाई टाइड लाइन से लो टाइड लाइन के बीच में होगा। कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड, ऐसा क्षेत्र जहां पर स्थायी विकास हो चुका है। कोस्टल रेगुलेशन जोन जहां पर स्थायी विकास नहीं हुआ है, जहां पर मानव की बस्तियां नहीं बसी हैं और वहां पर विकास होना अभी बाकी है, तो उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड, लेकिन वो हाई टाइड लाइन से स्थल की तरफ 500 मीटर का जो क्षेत्र आता है वो आएगा। कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ जो है वो लो टाइड लाइन से समुद्र की तरफ अपन 12 नॉटिकल डिस्टेंस समुद्र के अंदर तय करेंगे लो टाइड लाइन से, तो उसको क्या कहते हैं? कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ कहते हैं। इस प्रकार इसका विभाजन किया गया है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं वो अपन विस्तार से देखेंगे। अब अपन बात करते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट की। यहां पर जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र पाया जाता है। जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र, ये क्षेत्र कैसा होता है? जहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो यहां पर जलीय अभयारण्य मिल सकता है, जलीय अभयारण्य, या फिर मैंग्रोव वनस्पति, या फिर यहां पर मिल सकती है आपके जो कोरल रीफ होती है वो भी यहां पर पाई जाती है, कोरल रीफ। और ये क्षेत्र जो होता है वो किसके बीच में होता है? हाई टाइड लाइन से लो टाइड लाइन के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट। और यहां पर जितने भी निर्माण कार्य हैं वो यहां पर नहीं किए जाते, निर्माण कार्य नहीं किए जाते, लेकिन कोई जैसे
प्राकृतिक गैस का अनुसंधान करना है या फिर कोई नमक का खनन करना है तो वो यहाँ पे संभव है। प्राकृतिक गैस अनुसंधान या फिर प्राकृतिक गैस का दोहन करना या फिर नमक उत्सर्जन, नमक का उत्खनन। यहां पर अगर नमक का उत्खनन किया जाए तो ये जो गतिविधियां हैं ये यहाँ पे मान्य की गई है। कोस्टल रेगुलेशन जैन ऐसा क्षेत्र जहां पे जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। हाई टाइड लाइन से लो टाइड लाइन के बीच का क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र होता है। जलीय अभयारण्य, कोई मैंग्रोव वनस्पति या फिर कोरल रीफ यहाँ पे पाई जाती है। प्राकृतिक गैस अनुसंधान किया जा सकता है, नमक उत्खनन कर सकते हैं, लेकिन निर्माण कार्य इस जगह नहीं होगा, निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा है आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड। कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड जो है यहाँ पर ग्रामीण या शहरी नगर पालिका क्षेत्र, किसकी बात है? तट के पास की बात है, जहां विकास हो चुका है। विकास हो चुका का मतलब यह है कि यहां पर मानव ने अपनी बस्तियां बना ली हैं तट के पास में, तो इसको विकसित भूमि की श्रेणी में यहां पर रखा जाता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड। कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड जो है इसको दो भागों में बांटते हैं। आपके 0 से 200 मीटर का क्षेत्र और 200 से 500 मीटर का क्षेत्र, और पूरा इसको आपके हाई टाइड लाइन से 500 मीटर किस तरफ? स्थल की तरफ। 500 मीटर स्थल की तरफ का जो भाग होता है उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड में बांटते हैं। 0 से 200 और 200 से 500 मीटर की जो एरिया है उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड। ये जैसे हाई टाइड लाइन है, इससे 500 मीटर स्थल की ओर, तो यहां पर 200 और 200 से 200 मीटर तक का जो क्षेत्र है उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड ए, कोस्टल रेगुलेशन थर्ड बी, इसको थर्ड ए और इसको थर्ड बी नाम अपन दे सकते हैं। ये जो थर्ड ए है यहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाता। निर्माण कार्य प्रतिबंधित, यहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। 200 से 500 के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर निर्माण कार्य किया जा सकता है, वहां पर निर्माण कार्य किया जा सकता है। इसको समझना आवश्यक है, ये समझना आवश्यक है क्योंकि 2018 में जो संशोधन किया गया है उसको जब पढ़ेंगे तो इसमें काफी कुछ परिवर्तन किया गया है, ये अपन बाद में देखेंगे। ये 2018 में जब अपन संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें जो है वो वापिस चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये समझना पहले आपको आवश्यक है। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ, ये जो जोन होता है ये लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल दूर का क्षेत्र, नॉटिकल के बीच का क्षेत्र, दूर का नहीं बोलेंगे, बीच का क्षेत्र। लो टाइड लाइन से समुद्र की तरफ अपन जब 12, क्योंकि समुद्र की जो दूरी है वो अपन नॉटिकल मील में मापते हैं, तो लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल जब अपन समुद्र की तरफ चलते हैं जलीय क्षेत्र में, तो उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ कहा जाता है। ये जो जोन है कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ, इस जोन में मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं, अलाउ है, मछली यहाँ पर पकड़ी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सॉलिड वेस्ट या फिर कोई सीवरेज वेस्ट यहाँ पर नहीं डाला जाता, ये यहाँ पर प्रतिबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मछली पकड़ने की गतिविधियां अलाउ है, लेकिन कोई ठोस कचरा या फिर सीवरेज यहाँ पर अलाउ नहीं है। कोई भी सीवरेज का पानी जो है वो इसमें
कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 में नहीं डाला जा सकता। तो ये है आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन की 4 श्रेणियां। कोस्टल रेगुलेशन जोन की 4 श्रेणियां ये हैं। अब इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन किया गया, देखो 2014 में कोस्टल रेगुलेशन जोन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा शैलेश नायक समिति गठित की गई 2014 में। शैलेश नायक समिति शैलेश नायक समिति 2014 में गठित की गई और इसने अपनी रिपोर्ट 2015 में प्रस्तुत की। शैलेश नायक कमेटी ने, इस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए। उन सुझावों के आधार पर कोस्टल रेगुलेशन एक्ट जो था उसमें कुछ चेंज करके गवर्नमेंट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 निकाला, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, वो अपन इसमें देखेंगे। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन के संबंध में केंद्र सरकार ने 2014 में शैलेश नायक समिति गठित की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शैलेश नायक कमेटी किससे संबंधित है? तो कोस्टल रेगुलेशन जोन से संबंधित है। अब ये सारा काम जो हो रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही कर रही है। तो इसको अपन विस्तार से पढ़ लेते हैं। ये जो 2014 में जो इसने किया है, उससे पहले 1991 के बाद में 2011 में वापस कोस्टल रेगुलेशन जोन में कुछ परिवर्तन किए गए थे। और 2011 का जो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें केंद्र सरकार को काफी शक्तियां दी गई। केंद्र सरकार के अधिकार इसमें अधिक थे। इसलिए राज्यों को कहीं ना कहीं इस चक्र में कष्ट होता था। उस कष्ट को के निवारण के लिए यह समिति गठित की गई और इस समिति ने 2015 में रिपोर्ट अपनी पेश की। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018, इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए? पहला परिवर्तन तो यह किया गया कि केंद्र सरकार वहीं हस्तक्षेप करेगी जहां पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस आवश्यक हो। इन्वायरमेंट क्लियरेंस केंद्र सरकार के अधिकार में। बाकी जो निर्माण कार्य थे वो राज्य सरकार के अधिकार में आए। निर्माण कार्य नियंत्रण, जिसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं हो, वो किसके? राज्य सरकार के नियंत्रण में दे दिए गए। फिर इसमें और क्या परिवर्तन किया गया? तो इसमें परिवर्तन ये किया गया जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 था, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3, उसमें अपन ने पढ़ा है कि 2 श्रेणियां थी, 0 से 200 मीटर और 200 से 500 मीटर के बीच की जो श्रेणियां हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A और 3B। पूरा क्षेत्र 0 से 500 मीटर का होता है। ये जो 0 से 200 मीटर का क्षेत्र है, अगर यहां पर जनसंख्या घनत्व यदि यहां पर आपके 2161 वर्ग किलोमीटर अगर हो, यहां पर घनत्व है इतना, अगर घनत्व हो जनसंख्या का, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A में जो
0 से 200 मीटर की दूरी थी वो 0 से 50 मीटर कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्षेत्र जो पहले 200 मीटर तक था, यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं हो सकती थी, कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता था, कोई पर्यटन से संबंधित कोई गतिविधि नहीं हो सकती थी, उसको घटाकर कितना कर दिया, 50 मीटर कर दिया। और ये जो 150 मीटर बचा है, इस 150 मीटर पर कोई पर्यावरण जो पर्यटन से संबंधित कोई गतिविधि यहाँ पर की जा सकती है, कोई निर्माण कार्य भी यहाँ पर किया जा सकता है। अगर जनसंख्या घनत्व 2161 हो या उससे अधिक हो तो यहाँ पे निर्माण कार्य किया जा सकता है। और उस डिस्टेंस को जहाँ पर निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा उसको 0 से 50 मीटर कर दिया। ये 0 से 50 मीटर हाई टाइड लाइन से 50 मीटर स्थल की तरफ का भाग है, वहां पर निर्माण कार्य नहीं होगा, बाकी निर्माण कार्य हो सकता है। ये इसमें परिवर्तन किया गया और इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व 2161 से कम हो तो यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो ये इसमें परिवर्तन किया गया। तो ये है आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट 1991। ये इतना आपको। अब अपन देखेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 और नई राष्ट्रीय वन नीति न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018, नई राष्ट्रीय वन नीति 2018। तो इसमें पहली आपके है राष्ट्रीय वन नीति 1988। इससे पहले अपन ने देखा था कि राष्ट्रीय वन अधिनियम जो था, जो कि 2017 में उसमें संशोधन किया गया। तो अधिनियम एक्ट अलग है और ये नीति अलग है। नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही नीति भी बनाई जाती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो है, इसके मुख्य प्रावधान तो ये थे कि स्थलीय भाग में जो वन क्षेत्र है उसको आपके जितना वन क्षेत्र है उसका 1/3 भाग पर वन रोपण किया जाना चाहिए और जो पर्वतीय भाग है उन भागों पर 2/3 भाग पर वन क्षेत्र का रोपण किया जाना चाहिए, यानी इतना भाग जो है वो वन क्षेत्र होना चाहिए। साथ ही इसमें कुछ अन्य प्रावधान किए गए, जैसे आपके सघन वनीकरण कार्यक्रम और आपके सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, ये इसमें शामिल किए गए। वन उत्पादकता को बढ़ावा देना, लघु वन उपज को बढ़ावा देना, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी आजीविका जो है वो बढ़ सके, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। पर्यावरण को स्थायित्व प्रदान करना। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्य हैं पर्यावरण को स्थायित्व प्रदान करना, दूसरा इसमें है लघु वन उपज को बढ़ावा देना, सघन वनीकरण कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सघन वन कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, वन उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये तो इसके मुख्य उद्देश्य थे। मुख्य उद्देश्य इसके ये थे। इन उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु रणनीति बनाई गई। रणनीति क्या बनाई गई कि देश के कुल भूभाग के 1/3 क्षेत्र पर वन रोपण करना,
इसके अलावा पहाड़ी भागों पर 2/3 क्षेत्र पर वन रोपण करना, ताकि ये जो उद्देश्य हैं इनकी प्राप्ति की जा सके। इनकी प्राप्ति कैसे होगी? ये जो वन क्षेत्र है जब अपन बढ़ाएंगे तभी इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये इस राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य मुख्य बिंदु हैं, इनको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन नीति 1988, उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को स्थायित्व प्रदान करना, लघु वन उपज को बढ़ावा देना, सघन वानिकी कार्यक्रम और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किए गए, वन उत्पादकता को बढ़ावा देना। इसको प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनाई गई। देश के कुल भूभाग का 1/3 पर वन या वृक्षारोपण करना और पहाड़ी भागों में 2/3 भाग पर वृक्षारोपण करना। अब है नई राष्ट्रीय वन नीति 2018। नई राष्ट्रीय वन नीति 2018। नई राष्ट्रीय वन नीति जो 2018 जारी की गई, इसमें सबसे मुख्य बिंदु तो ये था कि जो जल संसाधन है, जैसे एकीकृत वाटरशेड प्रोग्राम विकसित करना, ताकि भूमि अपरदन कम हो सके और भूगर्भिक जल जो है उसको बढ़ाया जा सके, और उस भूगर्भिक जल की वृद्धि करके ही वन क्षेत्र में अपन वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा हरित क्षेत्र जो है उसका प्रबंधन करना, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक क्षेत्र जो है उसको हरित किया जाना, इस नई वन नीति का ही लक्ष्य था। पारिस्थितिकी और आजीविका संबंधी सुरक्षा इस प्रदान करना, ये भी इसमें उद्देश्य था। इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पहला तो है पारिस्थितिकी व आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, पहला लक्ष्य तो इसका ये है। दूसरा, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। तीसरा, वाटरशेड क्षेत्र विकास, और इससे क्या करना? मृदा अपरदन को रोकना। इसके अलावा इसमें जैसे झूम कृषि है या फिर स्थानांतरित कृषि को हतोत्साहित करना, ये इस राष्ट्रीय वन नीति 2018 के मुख्य मुख्य बिंदु हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति 2018 के ये मुख्य बिंदु हैं: पारिस्थितिकी और आजीविका सुनिश्चित करना, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, वाटरशेड जो है उनका प्रबंधन करना, उनका विकास करना ताकि मृदा अपरदन भी रुक सके और वन क्षेत्र जो है उसको भी बढ़ावा मिल सके, स्थानांतरित कृषि या फिर झूमी कृषि जो है उसको हतोत्साहित करना, अन्य कृषि जो है उनको, जैसे आपके अन्य कृषि में क्या आएगी? पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे आपके चाय की खेती, कव्वे की खेती, रबड़ की खेती, बांस की खेती, इनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये है राष्ट्रीय वन नीति 2018 के मुख्य बिंदु। अब है जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, उस सम्मेलन में CBD की बात की गई, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो रियो
कन्वेंशन हुआ था 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इसमें एक बिंदु था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता पर एक अभिसमय जारी किया गया। इसमें ये महत्वपूर्ण है, अपन इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपनी 10वीं यूनिट में ही। रियो का एजेंडा नंबर 21 है, वो इसमें शामिल है, तो वो अपन पढ़ेंगे। साथ में ही जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसको भी वहां पर अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके जो मुख्य मुख्य ऑब्जेक्ट हैं वो अपन देखेंगे। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कब हुई है? ये पृथ्वी सम्मेलन 1992, जिसे रियो कन्वेंशन भी कहते हैं, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी, इसलिए इसको रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं। इसके कितने ऑब्जेक्ट हैं? इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पहला तो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि जैव विविधता है उसका अपने को संरक्षण करना है। जैव विविधता का संरक्षण करना इस कन्वेंशन ऑफ CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि जो जैव विविधता है उसका अपन उपयोग करते हैं तो वो उपयोग धारणीय होना चाहिए। शेयर एंड इक्विटेबल ऑफ ये इसके 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जो CBD प्रोग्राम है वो 14 फरवरी 1994 को इसका अनुमोदन किया, उस पर भारत ने हस्ताक्षर किए। किस पर? कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर को भारत ने 14 फरवरी 1994 को हस्ताक्षर किए और भारत इसमें शामिल हो गया। CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि एक बाध्यकारी समझौता है। भारत कब लागू इसमें शामिल हुआ? 14 फरवरी 1994 को भारत इसमें शामिल हुआ। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। 3 ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी और तीसरा है शेयरिंग एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, शेयरिंग एंड इक्विटेबल बेनिफिट है, इक्विटेबल बेनिफिट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका देशों के मध्य संतुलित रूप से अगर उनसे लाभ होता है तो वो, अगर जिस देश में जेनेटिक रिसोर्स उपलब्ध हैं उन देशों को ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए और बाकी जो देश हैं उनको उसका तुलनात्मक रूप से फायदा मिलना चाहिए। ये जो CBD है, CBD के लिए शेयरिंग एंड इक्विटेबल बेनिफिट के लिए निगोया प्रोटोकॉल लागू किया गया। निगोया, जो कि अपन पढ़ेंगे बाद में। निगोया प्रोटोकॉल क्या है ये अपन डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं और इनको लागू करने का भारत में काम किसका है? तो भारत में इसको लागू करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इसको लागू करने का कार्य करती है। भारत ने CBD को 14 फरवरी 1994 को भारत ने
CBD पर साइन किए और 2002 में भारत में बायोडायवर्सिटी एक्ट बना। 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट, 2002 में डायवर्सिटी एक्ट बना। 2004 में नेशनल बायोडायवर्सिटी पॉलिसी बनी। 2004 में नेशनल बायोडायवर्सिटी पॉलिसी, यानी इसके संबंध में गवर्नमेंट ने एक नीति बनाई जिसको नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान भी बोलते हैं। नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, NABP, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान कब तैयार हुआ? 2004 में ये प्लान बनकर तैयार हुआ। 2014 में फिर इसमें संशोधन किया गया। कितने साल बाद? 10 वर्ष बाद इसमें संशोधन किया गया। संशोधन नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान में 2014 में इसमें संशोधन किया गया। अब ये जो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान है NABP जो है, इसके 3 टीयर होते हैं, 3 टीयर में होता है ये। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर इसके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी भी बनती है। तो इसके 3 टीयर होते हैं। 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट बना, 2004 में नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान बना, इसमें 2014 में संशोधन किया गया। NABP, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, इसके 3 टीयर हैं, 3 टीयर। थ्री टीयर में होती है ये। पहला है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। दूसरा है स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन बोर्ड, स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन बोर्ड। तीसरा है आपके बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी पहला टीयर, दूसरा स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन बोर्ड या स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड भी बोलते हैं, SBBS इसको बोलते हैं, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये 3 टीयर इसके होते हैं। तो ये 3 टीयर भी आपको याद रखने हैं। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा ये CEBPOL, सेंट्रल बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, ये भारत सरकार की नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी व नॉर्वे की सरकार के मध्य कोलैबोरेशन किया गया और इसमें क्या किया? जैव विविधता के संबंध में लोगों को प्रशिक्षण देना, जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये इसमें है। अब है आपके मैंग्रोव और कोरल रीफ संरक्षण हेतु मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या कार्य कर रही है? मैंग्रोव व
कोरल रीफ संरक्षण। मैंग्रोव व कोरल रीफ संरक्षण हेतु मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 38 मैंग्रोव क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं। 38 मैंग्रोव क्षेत्र और 4 कोरल रीफ क्षेत्र इस संस्था के द्वारा, इस मंत्रालय के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। कितने हैं? 38 मैंग्रोव क्षेत्र और 4 कोरल रीफ क्षेत्र जो है वो संरक्षित किए गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो 1970 में यूनेस्को द्वारा 1970 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को द्वारा 1970 में यह शुरू किया गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इसी के तहत भारत सरकार में भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना शुरू किया। और किसके अंतर्गत आते हैं ये? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये आते हैं। अभी तक भारत में वर्तमान तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित किए जा चुके हैं इस मंत्रालय के द्वारा। असिस्टेंट ऑफ बायोलॉजिकल गार्डन, असिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल गार्डन, ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनका संरक्षण भी नेशनल सर्वे ऑफ बॉटनी, जो आपके बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है BSI, इसके द्वारा ही संरक्षित किए जाते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत ही आते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये 1992 में शुरू किया गया। उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि जो एक्स सिटू कंजर्वेशन करना, किसका? पादपों का एक्स सिटू कंजर्वेशन करना, साथ में ही जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, वल्नरेबल हैं प्लांट स्पीशीज, उनको गार्डन में लाकर उनको संरक्षित करना। और ये असिस्टेंट ऑफ बायोलॉजिकल गार्डन प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1992 में शुरू किया गया। साथ में एक चीज और बता दूं आपको, जो अभी अपन ने देखा जो मैंग्रोव और इनका जब संरक्षण किया जाता है कोरल रीफ का, तो ये एक सेंटर्ड स्पॉन्सरशिप स्कीम होती है जिसके तहत राज्यों को केंद्र सरकार 60:40 में पैसा देती है और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको 90:10 में इस पैसा दिया जाता है। तो ये आपके जितना आपने पढ़ा कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा जो मुख्य कार्य किए जाते हैं उन पर था। बहुत बहुत धन्यवाद।